वरीय नागरिकों के जीवन की देखभाल के लिए पूरी तरह समर्पित प्रबंधन प्रणाली को ही जेनेटिक केयर मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी में उसके प्रोफेशनल और एक्सपर्ट बुजुर्गों की हेल्थ केयर, होम केयर, हाउसिंग, डे केयर, खाने-पीने की व्यवस्था से लेकर के उनके आर्थिक और कानूनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। घर के सदस्यों के साथ मिलकर हर दिन 3 से 5 घंटे उनके घर में रहकर बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। इनके देखभाल करने का तरीका बिल्कुल नियोजित तरीके से होता है और अपने जो बुजुर्ग हैं उसकी हर गतिविधि जो है उसका मॉनिटरिंग करते रहना ही जेनेटिक केयर का एक हिस्सा है। तो इसी सब बातों की जानकारी के लिए हम डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जेनेटिक केयर जो है, जो वृद्धों के लिए, जो बुजुर्ग जो लोगों के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने अभी बताया हमारे फॉलोअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि जेरियाट्रिक जो टर्म आया है, जिसका मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति 60 से 70 साल की अवस्था में चले गए हैं। और ये वृद्धावस्था जनरली इंडिया में माना जाता है, जिसमें लोग रिटायर कर जाते हैं, सर्विस वाले लोग, और उनको कई तरह की समस्या आने लगती हैं, जिसमें कॉमनली उनका जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी डिफिशिएंसी होने लगती है। जितने भी जो ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, टंग, लोकोमोटर ऑर्गन्स, ये सब का फॉल्ट आने लगता है और ये तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। जैसे कि आँख से दिखाई देना कम आएगा, जिसे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद हिंदी में कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, जिसके लिए वो चश्मा का यूज करते हैं। दर्द होगा, जिसमें आर्थराइटिस हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये जो लोकोमोटर ऑर्गन की बीमारी होगी, उनको जो सेंस है, जो सूंघने की जो होती है, वो सब का वो कम होने लगेगा। इसमें तरह तरह का एंग्जाइटी होगा, अंक्शस होगा। इस अवस्था में घर में जो इंटरपर्सनल माहौल है वो काफ़ी बिगड़ने लगता है। अटेंडेंट नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। ज़्यादातर ये कॉमनली 6 या 7 तरह का सिंड्रोम है, जो कि बहुत ही कॉमन है इस जेरियाट्रिक एज ग्रुप में, जो 7th डिकेड में जनरली पाया जाता है। और ये जनरली फ्रैलिटी के रूप में हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, सिनकोपल अटैक हो सकता है, डिप्रेशन का पेशेंट शिकार हो सकता है, या यूरिनरी या फीकल इनकंटीनेंस कि व्यक्ति का कंट्रोल अपने सिस्टम पर नहीं रह पा जाता है, और इस वजह से उसका जो इंटरपर्सनल माहौल है या नर्सिंग केयर की आवश्यकता बढ़ जाती है। और इंडिया में बहुत ही कॉमन तो नहीं कहा जाएगा, सरकार की तरफ से हालांकि आजकल बहुत सारा कदम उठाया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को लेकर। और ये सीनियर सिटीजन को अभी अदर सुविधाएं तो दी जा रही है, लेकिन हेल्थ के बारे में सरकार धीरे 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 जागरूक हो रही है, क्योंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो पिलर है, समाज के पिलर है, वो हमारे गार्जियन है। इसमें एक बहुत ही कॉमन बीमारी आ रही है, डिमेंशिया, जो कि बड़े बड़े न्यूरोलॉजिकल सेंटर, हायर सेंटर में इसका इलाज है। इसके लिए सरकार के तरफ से कई तरह के वृद्धा ये संस्थान खोले हुए हैं, जहाँ के उसके लिए नर्सिंग केयर की जाती है, सोशल वर्कर रखा जाता है, साइको सोशल थेरेपी दी जाती है, साइकोथेरेपी दी जाती है। और इसमें जनरली ये होता ही है डिमेंशिया में कि न्यूरो कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो न्यूरोनल ऑर्गन्स है, जो कि विटामिन B12, विटामिन B1, थायमिन की, राइबोफ्लेविन की कमी होने लगती है। और उनका जो न्यूरोनिकल सर्किट है, जो जिस तत्परता से काम करना चाहिए, जिस तत्परता से उन्हें समाज में हिस्सा लेना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उनमें भूलने की आदत हो जाती है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, वो अपने एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं तरीके से कर पाते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कॉज जो पाया जाता है उसमें अल्जाइमर डिजीज। जो अल्जाइमर डिजीज बहुत ही कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम द अदर कॉजेज, दैट इज द प्राइमरी कॉज। डिमेंशिया के कॉज को 2-3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी, जहाँ उसी का फॉल्ट हो, उसी ऑर्गन की फॉल्ट हो। दूसरा हो सकता है सेकेंडरी, सेकेंडरी टू द अदर डिजीज, ये हो सकता है। और एक है कि मिक्स्ड। तो ज़्यादातर जो हमने चर्चा किया अल्जाइमर डिजीज या लेविज बॉडी डिजीज,
इसमें देखा गया है कि ब्रेन में जो स्कैनिंग किया जाता है, जो उसकी जो पोस्टमार्टम के बाद भी देखा जाता है, उसमें पैथोलॉजिकल जो जांच किया जाता है, तो उसमें लेवी बॉडी एलबीटी इस तरह में होता क्या है। जनरली डिमेंशिया में पेशेंट को हम तब पहचान पाते हैं जब उसकी मेमोरी काफ़ी हद तक लॉस हो जाती है, उसमें रीजनिंग की क्षमता कम होने लगती है, लैंग्वेज में डिस्टरबेंस होने लगता है, वो बात नहीं कर पाता है तरीके से, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, मूड और बिहेवियर उसका चेंज बदला-बदला सा लगता है। तो इस तरह के केस में हम उसे कहते हैं कि पेशेंट डिमेंशिया की ओर जा रहा है। जो मैंने बताया कि ये डिमेंशिया वैस्कुलर हो सकता है, लेविज बॉडी डिमेंशिया हो सकता है, न्यूरोनल हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, पार्किंसन की वजह से भी हो सकता है। ये जो मोस्ट कॉमन कॉज हमने बताया है कि अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में ये देखा गया है कि पेशेंट की जो एग्जीक्यूटिव है, जो काम करने की जो क्षमता है, जो सोचने-समझने की क्षमता है, वो बाकी अदर पर्सन की उसी एज ग्रुप का अदर व्यक्ति से अगर कंट्रोल ग्रुप से चर्चा की जाए, कंपेयर की जाए, तो वो देखा जाता है कि उसमें काफ़ी डिक्लाइन पाया जाता है और उसमें टाउ और एमिलॉइड प्रोटीन, ये जो पैथोलॉजिकल जो जाँच होती है, उसमें उसके प्रोटीन की वजह से ये अल्जाइमर डिजीज़ ही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है। इसमें जो नर्व सेल है, जो न्यूरोनल सेल है, उसमें टेलोमेरिक फेज जो सेनेसेंट होने लगता है, नर्व सेल डेथ करने लगता है और उसका जो पोटेंशियल है वो खत्म होने लगता है। तो इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो पेशेंट का शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म पहले प्रभावित होगा। पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज रहेगा, बोला जाएगा बाएं जाने के लिए तो दाएं चला जाएगा, जब पूछा जाएगा रात है कि दिन है तो दिन को रात बोल देगा, रात को दिन बोला जाएगा, जब वो सेकेंड फ्लोर पर है तो बोल देगा कि हम ज़मीन पर हैं, सवेरे वो क्या खाना खाया उसे याद नहीं रहता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म, जो तुरंत जो है रिसेंट मेमोरी लॉस जो हो रही है, ये उसको काफ़ी ट्रबल करता है, कंफ्यूज करता है और पेशेंट में देखा जाता है कि ये सबसे कॉमन कॉज है। डिमेंशिया के 60 टू 70% पेशेंट अल्जाइमर के डिजीज के शिकार होते हैं। नाउ कमिंग टू द वास्कुलर डिमेंशिया, ये वास्कुलर ऑरिजिन से भी हो सकता है। कई बार देखा गया कि जो सेरेब्रल जो ब्लड सप्लाई है, उसमें स्ट्रोक की वजह से या शुगर की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वो ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड कर देता है। लैक्युलर इन्फार्क्ट, रेडियोलॉजी में उसे लैक्युलर इन्फार्क्ट मिलेगा और वो शॉर्ट टर्म के लिए लेथार्जिक टाइप का फील होगा, पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है उसकी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। और ये देखा गया है कि अगर इसको अगर तुरंत रिवर्सिबल नहीं किया जाए तो पेशेंट क्रोनिकली वो डिमेंशिया का शिकार हो जाता है और आगे चलकर उसे बहुत सारे जो ड्रग हैं वो भी एक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसमें वो वैसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर लगातार हाई है, जो हाइपरटेंसिव है, जिनमें डायबिटीज़ है, एक कोलेस्ट्रोलिमिया है, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, उस तरह के वो व्यक्तियों में ये डिमेंशिया जो वैस्कुलर डिमेंशिया पाई जाती है। मैंने एक एलबीडब्ल्यू, लेवी बॉडी डिमेंशिया का ज़िक्र किया था, जिसमें ये होता है कि लेवी बॉडीज़ पाई जाती है, जो डैमेज जो न्यूरॉन सेल हैं उसमें लेवी बॉडी, एक साइंटिस्ट का नाम है उसके नाम से। और इसमें होता क्या है कि क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी को सेंसरी और मोटर लोकोमोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें ज़्यादातर मूवमेंट डिसऑर्डर, बैलेंस जो है पेशेंट का जो है, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरी लॉस। उसमें कुछ पेशेंट को डेल्यूजनल और हेलुसिनेशन विचार भी आने लगते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन या ऑडिटरी हेलुसिनेशन काफ़ी हद तक उसे प्रभावित करता है और उसके दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित करता है। एक डिमेंशिया आता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि फ्रंटल और जो टेम्पोरल लोब है, जो हमारे ब्रेन के जो 4 लोब है, तो उसमें जो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को काफ़ी प्रभावित करता है। और आपको जैसा मालूम है, हमने पहले ही बताया कि फ्रंटल लोब इज़ द गाइडिंग फॉर द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपके बिहेवियर चेंज हो जाएँगे, आपकी बात करने की जो लैंग्वेज स्किल्स है वो प्रभावित होने लगेगा, आप पर्सन टू पर्सन टॉक नहीं कर पाइएगा। तो दैट इज़ द लेविस बॉडी डिमेंशिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन तब भी 5 से 6% लोगों में इस तरह का जो प्राइमरी जो डिमेंशिया है वो कारक है, जिसमें कि लेवी बॉडी डिमेंशिया महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मिक्स्ड डिमेंशिया भी हो सकता है, मीन्स कि अल्जाइमर्स, मिक्स्ड और वास्कुलर, एक ही पेशेंट में ये दोनों तीनों तरह के फीचर आ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको जो ड्रग है, दवा देने का जो इंटरवेंशन है, आप कौन से दवा दीजिएगा, जो कि हम आगे अभी चर्चा करेंगे।
अब मैंने एक बताया था कि सेकेंडरी डिमेंशिया हो सकता है ड्यू टू अदर रीजन, जिसमें कि हंटिंगटन डिजीज या क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज, सीजेड, जिसमें कि ट्रिपलेट पाया जाता है। ये पार्किंसन की वजह से भी हो सकता है। ये वर्किंस कोर्साकॉफ साइकोसिस, जो कि वर्निक वर्निक कोर्साकॉफ जो कि B1 और B12 की कमी की वजह से, जो विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है। या अल्कोहलिक जो पेशेंट है, ज़्यादातर उनमें देखा गया है कि विटामिन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि वो हेपेटाइटिस का शिकार हो जाते हैं, जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं। तो उस तरह के केस में सेकेंडरी टू दैट पेशेंट कैन हैव द डिमेंशियल फीचर्स। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन में इंजरी हो यंग एज में, या थर्ड या फोर्थ डिकेड में पेशेंट तो ट्रीटमेंट लिया, लेकिन लापरवाही की वजह से देखा जाता है, या हो सकता है प्राइमरी रीजन की वजह से भी एक, और वो 40 60 और 70 की एज में वो पेशेंट कम विद द सिम्टम ऑफ द डिमेंशिया की मुझे मेमोरी लॉस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ द डिमेंशिया, एंड बट इट इज़ रिवर्सिबल। नॉर्मल हाइड्रोकेफेलस की वजह से अगर डिमेंशिया होती है, CSF के रुकावट की वजह से, या वाइटामिन डिफिशियंसी की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, तो इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए कैटेगरी को रिवर्सिबल डिमेंशिया भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग मेटाबॉलिक डिजीज के शिकार हो सकते हैं, लाइक द एडिसन डिजीज, कसिंग डिजीज, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, या किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी पेशेंट का मेमोरी लॉस हो सकता है। जैसे कुछ एंटी सीजर ड्रग हैं, या एंटी पार्किंसन ड्रग हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स है, या जो स्लीपिंग पिल्स हैं, कुछ एंटी एंजाइटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो लेते हैं, जो कि ब्रेन पर मुख्यतः एक्ट करता है, बेटर, तो उस तरह के दवाओं का भी इफेक्ट हो सकता है, और पेशेंट डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। तो हमने करीब करीब अपने इस एपिसोड में बात किया कि क्या है डिमेंशिया और किस तरह के सिम्टम होते हैं, जो कि नाम से भी लगता है कि यस पेशेंट का डिक्लाइन हो रहा है। नाउ मैं इसमें एक चर्चा करना चाहूँगा सिम्टम वाइज कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। तो जैसे प्राइमरी इंटरवेंशन, सेकेंडरी इंटरवेंशन सब प्रत्येक तरह के डिजीज में होता है। आप उसको कम कर सकते हैं, सेकेंडरी इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिंग की बात की जाए, हाउ टू डायग्नोज, तो CT स्कैनिंग, MRI, परफ्यूजन स्कैन, पेट CT, FDG पेट, न्यूरोकॉग्निटिव टेस्टिंग जो CBT के लिए किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं, लर्निंग के लिए, जजमेंट के लिए हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। और तब उससे ट्रीटमेंट की बात की जाए, जो सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है, अगर इसमें बात की जाए तो मुख्यतः दो चार जो ड्रग है, डोनेपोजिल या रिवास्टिगामिन, गालंटामाइन, या मेमेंटिन जो कि मेमोरी को बढ़ाता है, बेटर, जो NMDA रिसेप्टर पर एक्ट करता है, एंटागोनिस्ट है, और एंटी एमोलॉइड थेरेपी हम लोग दे सकते हैं। ये सब देखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द विटामिन सप्लीमेंटेशन वगैरह के बाद उसके दिनचर्या में या योगा थेरेपी वगैरह से एज ए सप्लीमेंट्री हम कर सकते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर भी है, डॉक्टर चंदन, जैसा कि कि प्रत्येक डिजीज में कुछ रिस्क फैक्टर होता है। अगर पेशेंट को अगर तो थायराइडल प्रॉब्लम है, तो थायराइड की एबनॉर्मेलिटीज है, इसलिए उसे टाइम टू टाइम हम लोग को ये देखना होगा कि उसका थायराइड लेवल क्या है। ये देखा गया है कि कुछ चीज़ों को, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, या अगर ट्यूमर है, या हेमेटोमा है, सब ड्यूरल हेमेटोमा है, इस तरह के पेशेंट को ज़्यादातर रिस्क फैक्टर होते हैं, और वे दे आर मोर प्रोन फॉर द डिमेंशिया। सो नाउ आई डोंट थिंक इसको बहुत ज़्यादा लेंथी करना है। और सरकार के तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ही एक साइकोलॉजी है कि दीज आर द गार्बेज। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको सेवा के लिए एक जो रियल में जो सोशल सपोर्ट होनी चाहिए, जो गार्जियन को होना चाहिए बच्चों की तरफ से, या उनके बेटा बेटी की तरफ से, या पोता पोती की तरफ से, वो नहीं मिल पाता है, और सरकार भी काफ़ी उदासीन है। एंड ये न इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, अदर स्टेट में भी ये प्रॉब्लम है, अदर कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है। बट अदर कंट्रीज में कुछ हद तक इसके लिए जागरूकता आई है, और उस कुछ मेडिसिन्स भी तरीके से आए हैं, जो जिससे इंटरवेंशन के द्वारा पेशेंट को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, और पेशेंट खुद अपना काम खुद करने लगता है। अगर वो रिवर्सिबल कॉज के द्वारा है, या विटामिन डिफिशियंसी की वजह से है, या ऐसे कॉज जिसको कि दूर किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में चूँकि
हमारा जो सिस्टम है अभी मेडिकल सिस्टम है, जो रीजनिंग के सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो जांच करने की सुविधा है और जो लोगों का सपोर्ट उस तरीके से जागरूकता नहीं आ पाई है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इस आपके चैनल के माध्यम से अगर इस चीज़ों को अगर फैलाया जाए तो साइकियाट्री पर मैंने इसलिए फोकस किया, साइकियाट्री या डिमेंशिया पर, कि ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। और जैसे अदर मैंने पिछले एपिसोड में हमने बात किया था, अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तो बड़े बुजुर्ग को फिर से एकदम 100% तो नहीं, लेकिन करीब इस अवस्था तक हम लोग जरूर ठीक कर सकते हैं। तो अपना काम खुद कर लें और थोड़े थोड़े सरकार की तरफ से हेल्प मिलता है, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था हो जाती है, तो सोशल इंटरवेंशन अगर होता है तो वो अपना काम बहुत हद तक करने लगते हैं। तो दैट इज़ द, अगर आप इसमें अगर कुछ बताना चाहें डॉक्टर चंदन तो बताएं कुछ। ठीक है।